बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एल्डोस्टेरोन। जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एल्डोस्टेरोन की रिलीज़ का स्टिमुलस होता है वो पोटाशियम होता है। जब आपको हाइपरकैलेमिया होता है तो आपकी बॉडी से एल्डोस्टेरोन रिलीज़ होता है। पोटाशियम आयन जो होते हैं मोस्ट इफेक्टिव स्टिमुलेंट होते हैं एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन के। हाइपरकैलेमिया के अंदर एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। एल्डोस्टेरोन आपके पोटाशियम की सिक्रीशन कराता है और रीस्टोर करता है आपके पोटाशियम को टुवर्ड्स द नॉर्मल लेवल। उसके बाद आता है कि आपका जो जब आपके प्लाज्मा की पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन होती है। एल्डोस्टेरोन का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस जो होता है वो इंक्रीज पोटाशियम होता है। शॉर्ट टर्म फंक्शन होता है एल्डोस्टेरोन का कि ये सोडियम और पोटाशियम की परमेबिलिटी को ज़्यादा कर देता है कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर। एल्डोस्टेरोन कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए सोडियम और पोटाशियम की परमेबिलिटी को ज़्यादा कर देता है। जो मोस्ट पोटेंट सोडियम रिटेनिंग हार्मोन है वो एल्डोस्टेरोन है। एल्डोस्टेरोन सोडियम को रिटेन करता है, डिक्रीज करता है सोडियम की सिक्रीशन को, और पोटेंट स्टिमुलस जो इसकी रिलीज़ के लिए चाहिए होता है वो हाइपरकैलेमिया होता है। थर्स्ट की स्टिमुलेशन जो होती है वो हाइपोथैलेमस के अंदर होती है एंजियोटेंसिन 2 की वजह से। एंजियोटेंसिन 2 की वजह से आपके हाइपोथैलेमस में थर्स्ट की स्टिमुलेशन होती है और बैरोरिसेप्टर इफेंट की वजह से आपकी थर्स्ट डिक्रीज हो जाती है। जीएफआर को हम क्लिनिकली क्रेटिनिन से मुहैया करते हैं। जो बेस्ट वे है जीएफआर को क्लिनिकली मुहैया करने का वो क्रेटिनिन है। जीएफआर को हम वैसे जो मुहैया करते हैं वो इनुलिन क्लियरेंस से मुहैया कर सकते हैं। बेस्ट वे जो है वो इनुलिन क्लियरेंस है, लेकिन क्लिनिकली हम क्रेटिनिन से मुहैया करते हैं। बेस्ट वे है जीएफआर को मुहैया करने की क्लिनिकली क्रेटिनिन और वैसे इनुलिन क्लियरेंस। बेस्ट वे टू मैयर रीनल प्लाज्मा या रीनल ब्लड फ्लो को मैयर करने के लिए हम पीएएच को यूज़ करते हैं और क्लिनिकली इसको क्रेटिनिन से मैयर करते हैं। ठीक है, ब्लड फ्लो के लिए हम क्या करेंगे, पीएएच को यूज़ करते हैं और साथ क्लिनिकली इसको मैयर करते हैं। बेस्ट फंक्शन जिससे हम रीनल फंक्शन को चेक कर सकते हैं या जिससे हम जीएफआर को चेक कर सकते हैं वो क्रेटिनिन क्लियरेंस होती है। क्लिनिकली हम क्रेटिनिन क्लियरेंस से मैयर करते हैं। उसके बाद एमसीक्यू सेम है। क्लिनिकली जो जीएफआर होता है इसको हम क्रेटिनिन क्लियरेंस से कैलकुलेट करते हैं। जीएफआर को हम एस्टिमेट करते हैं बाय क्रेटिनिन क्लियरेंस। रीनल प्लाज्मा फ्लो को हम डिटरमाइन करते हैं पीएएच से। जो रीनल ब्लड फ्लो है ना उसको हम पीएएच से डिटरमाइन करते हैं, और जो क्लिनिकली जो होता है ना इसको हम क्रेटिनिन क्लियरेंस से चेक करते हैं रीनल फंक्शन को। ठीक है, जो प्लाज्मा फ्लो है उसको हम पीएएच से डिटरमाइन करेंगे। जो मोस्ट एक्यूरेट मेजर है जीएफआर का वो इनुलिन है। मोस्ट एक्यूरेट इनुलिन है, लेकिन क्लिनिकली हम क्रेटिनिन से मैयर करते हैं। बेस्ट टेस्ट क्या है जीएफआर को मैयर करने के लिए वो इनुलिन क्लियरेंस है। जो बेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट मेथड है जीएफआर को मैयर करने के लिए वो इनुलिन क्लियरेंस होती है, क्योंकि ना वो एब्जॉर्ब होता है और ना ही वो सिक्रीट होता है। तो जितना आपकी बॉडी के अंदर होगा उतना ही वो बाहर निकल जाएगा, तो आपकी किडनी की क्लियरेंस को और किडनी के फंक्शन को बहुत अच्छे से बताता है। तो ये बेस्ट मेथड भी है और मोस्ट एक्यूरेट मेथड भी है, लेकिन बेस्ट मेथड जो क्लिनिकली है वो क्रेटिनिन क्लियरेंस है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर तो होता है और इजीली हम इसको मैयर भी कर सकते हैं। लेकिन ये मोस्ट एक्यूरेट वे नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों में जब क्रेटिनिन सिक्रीट होता है तो क्रेटिनिन क्लियरेंस जो होती है ना वो स्लाइटली ओवर एस्टिमेट कर जाती है आपकी एक्चुअल जीएफआर से। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपका क्रेटिनिन सिक्रीट भी होता है, तो सिक्रीशन की वजह से जो आपका जो क्रेटिनिन क्लियरेंस होती है वो ओवर एस्टिमेट कर जाती है जीएफआर से। लेकिन जो आपका इनुलिन है ना वो सिक्रीट भी नहीं होता है, वो एब्जॉर्ब भी नहीं होता है, तो वो बिल्कुल बेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट है। ठीक है, क्लिनिकली क्रेटिनिन क्लियरेंस हम क्लिनिकली यूज़ करते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर पाया जाता है, ईजिली मेजरेबल होता है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होता है क्योंकि ये सिक्रीट होता है बॉडी के अंदर, तो इससे इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो थोड़ी सी ज़्यादा ही होती हैं आपके एस्टिमेटेड एक्चुअल जीएफआर से। जो क्रेटिनिन है इसको हम क्लिनिकली जीएफआर को मुहैया करने के लिए यूज़ करते हैं ओवर यूरिया, क्योंकि ये रीअब्जॉर्ब नहीं होता है। क्रेटिनिन दोबारा से बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब नहीं होता है, इस वजह से हम क्रेटिनिन को यूज़ करते हैं जीएफआर को मुहैया करने के लिए। यूरिया से ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये रीअब्जॉर्ब नहीं होता है, लेकिन सिक्रीट होता है ये बॉडी के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो किडनी के अंदर आता है ब्लड वॉल्यूम को प्रिजर्व करने के लिए वो रेनिन की सिक्रीशन होती है। जब रेनिन ज़्यादा होता है तो रेनिन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है जब किडनी ने ब्लड वॉल्यूम को प्रिजर्व करना होता है। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टीज़ इनुलिन से ज़्यादा हों, ठीक है, तो क्या होगा, सिक्रीशन प्लस फिल्ट्रेशन होगी। कोई ऐसा सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मोर देन इनुलिन होंगी तो उसकी सिक्रीशन भी होगी और साथ उसकी फिल्ट्रेशन भी होगी। एक पर्सन है जिसने 1.5 लीटर उसको हेमरेज हुआ और उसका जीएफआर कम हो गया, यूरिन आउटपुट भी कम हो गई। अब क्या होगा, कौन हमें हेल्प करेगा जीएफआर को नॉर्मल करने में? ठीक है, डीसीटी डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स जो है ना वो हमें हेल्प करती हैं जीएफआर को दोबारा से नॉर्मल करने में। जो ब्लड वेसल्स जो कि आपकी किडनी के लूप ऑफ हेनले के साथ रन करी होती है उनको हम वेसा रेक्टा कहते हैं।
अब कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, अगर तो सब्सटेंस आपका जो रीनल आर्टरी के अंदर हमें मिलता है, इफ़ अ सब्सटेंस आपको रीनल आर्टरी के अंदर मिले लेकिन रीनल वेन के अंदर ना मिले, तो उसकी क्लियरेंस जीएफआर की इक्वल होती है। ऐसा सब्सटेंस जो रीनल आर्टरी में हो लेकिन रीनल वेन में ना हो, तो उसकी क्लियरेंस जीएफआर के बराबर होती है। एंडोजिनस सब्सटेंसेस को हम यूज़ करते हैं जीएफआर को मेजर करने के लिए। वो कौन सा सब्सटेंस होता है? क्रिएटिनिन। एंडोजिनस सब्सटेंस है, बॉडी से बॉडी में प्रेजेंट होता है। क्रिएटिनिन को हम यूज़ करते हैं जीएफआर को मेजर करने के लिए। जो प्रोडक्ट है ना जीएफआर का और किसी भी सब्सटेंस की प्लाज्मा कंसनट्रेशन से हमें उस सब्सटेंस का फिल्ट्रेशन लोड मिल जाता है। जीएफआर को हम मल्टीप्लाई करते हैं उस सब्सटेंस की प्लाज्मा कंसनट्रेशन से, तो हमें फिल्ट्रेशन लोड मिल जाता है। जो ऑटो रेगुलेशन है जीएफआर की, उसको हम अचीव करते हैं ग्लोमेरुलर एफरेंट आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस के अंदर जब चेंज आता है। ठीक है, जब चेंजेस आते हैं ना आपकी ग्लोमेरुलर एफरेंट आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस में, तो हम ऑटो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर आपकी अचीव हो जाती है। कौन सा बेस्ट वे है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं जीएफआर को क्लिनिकली? क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट के अंदर जो इस डिज़ीज़ पे इस डिसीजन पे अवेटेड होते हैं कि उनका ट्रांसप्लांट कराना है या डायलिसिस करानी है, तो हम उनकी क्रिएटिनिन क्लियरेंस कराते हैं। तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस हम चेक करते हैं कि उनका ट्रांसप्लांट होना है या उनकी डायलिसिस होनी है। अब एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट था, उसको ब्लड लॉस हुआ, उसका जीएफआर कम हो गया क्योंकि उसका आर्टीरियल ब्लड फ्लो कम हुआ है। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था जब हेमरेज हुआ तो ब्लड जीएफआर कम हो गया और यूरिन आउटपुट भी कम हो गया, तो उसने था कि जो डीसीटी होती है वो आपके जीएफआर को नॉर्मल करने में हेल्प करती है। इस तरह से आर्टीरियल ब्लड फ्लो कम हो जाता है जिसकी वजह से उसका जीएफआर डिक्रीज हो गया ब्लड लॉस वाले पेशेंट के अंदर। अब एक यंग पेशेंट है जिसका जीएफआर 50% से भी कम है, उसकी यूरिन आउटपुट कम हो गई, डॉक्टर कंसर्न है उसके इंक्रीज रिस्क ऑफ पोटाशियम के साथ। ठीक है, जब जीएफआर कम होगा तो उसके अंदर पोटाशियम की ज़्यादा होने के चांसेस होंगे। अब एक क्रॉनिक रीनल फेलियर वाला पेशेंट्स है, उसमें यूरिया बढ़ गया है क्योंकि जीएफआर कम हो गया, जीएफआर कम हो गया और यूरिया उसका बढ़ गया है। हाईएस्ट रीनल क्लियरेंस जो होती है ना वो पीएएच की होती है। ठीक है, हाईएस्ट रीनल क्लियरेंस जो होती है वो पीएएच की होती है। बेस्ट इंडिकेटर होता है रीनल क्लियरेंस का इनोलिन, या एक्यूरेट जो होता है मोस्ट एक्यूरेट वो भी इनोलिन होता है। लीस्ट रीनल क्लियरेंस आपकी ग्लूकोज की होती है। ठीक है, हाईएस्ट रीनल क्लियरेंस जो है वो पीएच की होती है और लीस्ट रीनल क्लियरेंस आपके ग्लूकोज की होती है। अब चेंजेस ऑफ सब्सटेंसेस यहाँ पे बताए हुए हैं, इसका निमोनिक दिया हुआ है पाक इंडिया यूजुअली नेवर गिव्स एप्रिसिएशन एंड हेट ईच अदर। ठीक है, सबसे क्लियरेंस ऑफ सब्सटेंसेस के अंदर सबसे पहली चीज़ बताई हुई है कि क्लियरेंस ऑफ सब्सटेंसेस में सबसे ज़्यादा उसका निमोनिक बताया हुआ है कि पाक इंडिया यूजुअली नेवर गिव एप्रिसिएशन एंड हेट ईच अदर। पाक में आ जाएगा पीएएच की सबसे ज़्यादा क्लियरेंस होती है, फिर आपके पोटाशियम की होती है अगर आप पोटाशियम हाई डाइट ले रहे हो, फिर इनोलिन की क्लियरेंस होती है, फिर यूरिया की, फिर सोडियम की, ग्लूकोज की, अमाइनो एसिड्स की और बाइकार्बोनेट की। ठीक है, तो जो रीनल क्लियरेंस ग्लूकोज की होती है ना वो बहुत कम होती है, सबसे कम जो होती है ना वो बाइकार्बोनेट की होती है, सबसे ज़्यादा होती है वो पीएएच की होती है। जो दोनों जीएफआर और आपका आरपीएफ रीनल आरपीएफ होता है ना वो इंक्रीज़ कर जाता है जब आपके एफरेंट आर्टेरियोल्स की डायलेशन होती है। अब यहाँ पे दिया हुआ था कि जो आपका जीएफआर होता है और जो रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है जब आपकी एफरेंट आर्टीरियोल्स डायलेट होते हैं। अभी इस तरह से भी दिया हुआ है कि जब आपकी डायलेशन होती है ना आपके एफरेंट आर्टीरियोल्स की और इफरेंट आर्टीरियोल्स आप कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, या जब आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो जीएफआर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, जीएफआर ज़्यादा हो जाएगा। जब आपके एफरेंट आर्टीरियोल डायलेट करेंगे और इफरेंट आर्टीरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो जीएफआर ज़्यादा हो जाएगा। जब आपकी यूरेटर की कॉन्स्ट्रिक्शन होती है तो जीएफआर कम हो जाता है, यूरेटर की कॉन्स्ट्रिक्शन होती है तो जीएफआर कम हो जाता है। जब आपकी प्रोटीन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो भी जीएफआर कम हो जाता है। प्रोटीन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी जीएफआर कम हो जाएगा, यूरेटर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा जीएफआर कम हो जाएगा। जब आपके एफरेंट आर्टीरियोल्स डायलेट करते हैं, इफरेंट आर्टीरियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं और जब आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है तो जीएफआर ज़्यादा हो जाता है। अब ये ग्लोमेरुलर डायनामिक्स यहाँ पे बताई हुई हैं, चेंजेस क्या आते हैं ग्लोमेरुलर डायनामिक्स में। सबसे पहले आता है कि जो एफरेंट आर्टीरियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन होती है ना, जब आपकी एफरेंट आर्टीरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं तो जीएफआर कम हो जाता है, रीनल प्लाज्मा ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन आपका नील हो जाएगा। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होती है आपकी जीएफआर ओवर रीनल ब्लड फ्लो, दोनों चीज़ें कम होंगी तो नील हो गया। जब आपकी इफरेंट आर्टीरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं कि आपका एफरेंट आर्टीरियोल जो है ना उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा आ रहा है और रीनल ब्लड फ्लो आपका कम हो गया है। ठीक है, रीनल प्लाज्मा फ्लो आपका कम हो जाता है जब आपकी इफरेंट आर्टीरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं तो आपका जीएफआर इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन आपकी इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, जीएफआर आपका इंक्रीज़ करेगा जब आपके इफरेंट आर्टीरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं तो आपका जीएफआर ज़्यादा हो जाता है, रीनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज़ कर जाता है इफरेंट आर्टीरियोल के कॉन्स्ट्रिक्ट करने की वजह से और आपकी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी इंप्रूव कर जाती है। जब आपकी प्लाज्मा
प्रोटीन्स की, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स ज़्यादा होती हैं तो हमने पढ़ा था कि GFR कम हो जाता है, तो आपकी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी कम हो जाएगी। जब आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स कम हो जाती हैं तो GFR ज़्यादा हो जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स का इन्वर्स रिलेशन है आपके GFR के साथ। अगर आपकी प्लाज्मा में प्रोटीन्स कम होंगी तो GFR ज़्यादा होगा, प्लाज्मा प्रोटीन ज़्यादा होंगी तो GFR कम होगा। तो जब प्लाज्मा प्रोटीन्स कम होगी तो GFR ज़्यादा हो गए, तो आपकी जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन थी वो भी ज़्यादा हो गई। जब आपका यूरेटर कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो भी आपका GFR कम हो जाता है, तो आपका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी डिक्रीज़ कर गई। डिहाइड्रेशन के अंदर आपका GFR डिक्रीज़ करता है और आपका जो रीनल ब्लड फ्लो होता है वो और भी ज़्यादा डिक्रीज़ करता है, तो आपकी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या चीज़ GFR को ज़्यादा करती है। जब आपकी मॉडरेट कॉन्स्ट्रिक्शन होती है इफरेंट आर्टीरियल्स की, हमने पढ़ा कि जब आपकी इफरेंट आर्टीरियल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन, एफरेंट आर्टीरियल्स की डायलेशन या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर आपका ज़्यादा हो रहा है तो GFR ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इफरेंट आर्टीरियल की कॉन्स्ट्रिक्शन से आपका GFR ज़्यादा हो जाता है, और एफरेंट आर्टीरियल की रेजिस्टेंस जब डिक्रीज़ होती है या जब एफरेंट आर्टीरियल डायलेट करते हैं या तो तब भी आपका GFR ज़्यादा हो जाता है। जब आपका ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, प्लाज्मा प्रोटीन ज़्यादा होंगी, GFR कम हो जाएगा। जब आपकी मॉडरेट एफरेंट डायलेशन होती है तो भी GFR ज़्यादा होता है। जब आपकी क्रेटिनिन क्लियरेंस डिक्रीज़ कर जाती है तो GFR भी डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, क्रेटिनिन क्लियरेंस कम होगी, GFR भी कम हो जाएगा। GFR बढ़ जाता है जब आपकी प्लाज्मा एल्बुमिन या प्लाज्मा प्रोटीन्स कम हो जाती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन से इन्वर्स रिलेशन होता है इसका। GFR आपका बढ़ जाता है जब आपकी प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कम हो जाता है। ठीक है, प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर से भी इसका इन्वर्स रिलेशन है। जब आपका प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कम होगा तो आपका GFR बढ़ जाएगा। अब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से आपका ब्लड फ्लो कम होता है और GFR भी कम हो जाता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से ब्लड फ्लो कम होता है और आपका GFR भी कम हो जाता है किडनीज में। एक पेशेंट है जिसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, अब ब्लड लॉस हुआ है। जब ब्लड लॉस होगा तो भी आपका GFR डिक्रीज़ कर जाता है क्योंकि आर्टीरियल ब्लड फ्लो आपका कम हो गया है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक वाले पेशेंट्स के अंदर GFR डिक्रीज़ कर जाता है क्योंकि उनका आर्टीरियल ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद दिया हुआ प्रोटीन यूरिया जो ग्लोमेरुलर बेस्ड मेम्ब्रेन डिजीज़ की वजह से होता है, इसे हम कहते हैं प्रोटीन यूरिया। ठीक है, प्रोटीन यूरिया जो होता है ना वो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज़ की वजह से होती है। जो ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसकी डिजीज़ की वजह से आपको प्रोटीन यूरिया डेवलप हो जाता है। जो कैपिलरी प्रेशर होता है ना रीनल ग्लोमेरुलाई का, वो इंक्रीज़ हो जाता है जब आपका कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है। ठीक है, कैपिलरीज का जो प्रेशर है रीनल ग्लोमेरुलाई के अंदर वो बढ़ जाता है जब आपका कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है। प्रोटीन्स पास नहीं कर पाती हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन से क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है प्रोटीन की, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज बेसमेंट मेम्ब्रेन होने की वजह से प्रोटीन्स आपके पास नहीं हो पाती हैं, और प्रोटीन्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए वो पास नहीं कर पाती हैं नॉर्मली बेसमेंट मेम्ब्रेन से। एल्बुमिन जो होती है वो फ्रीली फिल्टर्ड नहीं होती है ग्लोमेरुला के अंदर क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है पार्टिकल का। एल्बुमिन फिल्टर्ड नहीं होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन से नेगेटिव चार्ज की वजह से। नेक्स्ट अब यहाँ पे बताया हुआ एक पेशेंट आया है जिसको किडनी का प्रॉब्लम है, उसको यूरिन के अंदर प्रोटीन्स आ रही हैं, और कौन सा मैकेनिज्म होता है जो कि नॉर्मली, अच्छा यहाँ पे बताया हुआ है कि एक पेशेंट है, ठीक है, उसको यूरिन के अंदर प्रोटीन्स आ रही हैं, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, और कौन सा मैकेनिज्म है जो नॉर्मली प्रिवेंट करता है जिसकी वजह से प्रोटीन्स आपके यूरिन के अंदर नहीं आती हैं। तो नेगेटिव चार्ज होता है आपकी मेम्ब्रेन के पोर्स के ऊपर जिसकी वजह से प्रोटीन्स आपके यूरिन में नहीं आती हैं। नेगेटिव चार्ज बेस्ड मेम्ब्रेन का हेपरिन सल्फेट की वजह से होता है, और ये आपने याद रखना है, सबसे पहले आपने लिखना है हेपरिन सल्फेट, और अगर वो नहीं दिया होगा तो प्रोटियोग्लाइकेंस, और अगर प्रोटियोग्लाइकेंस में नहीं होगा तो फिर आपने लैमिनिन को टिक करना है। ठीक है, हेपरिन सल्फेट, प्रोटियोग्लाइकेंस, लैमिनिन। हेपरिन सल्फेट की वजह से आपकी बेस्ड मेम्ब्रेन का नेगेटिव चार्ज होता है और इसी वजह से प्रोटीन्स आपके नॉर्मली यूरिन के अंदर नहीं आती हैं। पेशेंट को रीनल आर्टरी स्टेनोसिस थी, अब उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है और रेनिन भी ज़्यादा हो गया, रेनिन की सिक्रीशन भी ज़्यादा हो रही है। कौन सा स्ट्रक्चर है किडनी के अंदर जो कि सेंस करता है इनएडिक्वेट परफ्यूजन को और सिक्रीट करता है रेनिन को? तो जो आपके एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं वो इनएडिक्वेट परफ्यूजन को सेंस करते हैं और साथ आपकी रेनिन की रिलीज़ कराते हैं। हिस्टोलॉजी नॉर्मल किडनी के अंदर पोडोसाइट्स होते हैं उसकी विजरल लेयर ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल में। वुमेन्स कैप्सूल की जो विजरल लेयर होती है वहाँ पे हमें पोडोसाइट्स मिलते हैं। ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है जब आपका 10% बीपी डिक्रीज़ करता है। ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर आपका 10% डिक्रीज़ कर जाता है जब आपका ब्लड प्रेशर 10% डिक्रीज़ करता है। एक पेशेंट आया, यंग पेशेंट है, उसका यूरिन आउटपुट कम हो गया है, ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा हुआ है, क्रेटिनिन भी ज़्यादा हुआ है, तो डिफेक्ट होगा उसका एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स के अंदर।
एक रेनन जो है वो सर्कुलेशन के अंदर ऑरिजिनेट करती है जेजी सेल से या जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से आपकी रेनन आती है सर्कुलेशन के अंदर। जेजी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं रेनन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो किडनी के अंदर आता है जो ब्लड वॉल्यूम को प्रिजर्व करता है वो रेनन की सिक्रीशन होती है। रेनन जो होती है ना आप क्या करती है ब्लड वॉल्यूम को प्रिजर्व करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो किडनी के अंदर आता है ब्लड वॉल्यूम को प्रिजर्व करने के लिए वो रेनन होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी बेस्ट तरीका है जिससे हम GFR को कैलकुलेट कर सकते हैं CKD वाले पेशेंट्स के अंदर जो इस बात का इंतजार कर रहा होता है कि उसका ट्रांसप्लांटेशन कराना है या डायलिसिस करानी है। तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस से हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि इसके ट्रांसप्लांट कराना है या डायलिसिस करानी है। अब डायलिसिस के बारे में बताया हुआ है एक क्रॉनिक रीनल फेलर वाला पेशेंट है जिसकी डायलिसिस हो रही थी। मोस्ट प्रोबेबली ऑटोप्सी के ऊपर फाइंडिंग हमें क्या नजर आई कि उसका पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो हाइपरट्रोफाइड हुआ होगा। डायलिसिस वाले पेशेंट्स का जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है वो हाइपरट्रोफाइड हो जाता है। अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वाला पेशेंट है और वो डायलिसिस करा रहा था और उसकी डेथ हो गई है तो उसका जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होगा उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। एक पेशेंट आया जिसको एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, अब वो डायलिसिस पे था और एमाइलोइडोसिस रिलेटेड प्रोटीन्स हमें नज़र आती हैं। उसमें क्या होती है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। जो एमाइलोइडोसिस रिलेटेड प्रोटीन्स हमें नज़र आती हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर जिसकी डायलिसिस होती है तो वो हमारे पास बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन्स होती हैं। पेशेंट डायलिसिस पे था, उसको ऑरल अल्सर्स डेवलप हो गए हैं विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से। सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन जो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से उनको माउथ अल्सर्स हो जाते हैं। ठीक है, डायलिसिस वाले पेशेंट के अंदर एक तो हमें पैराथायरॉयड ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी मिलती है, ठीक है, साथ क्या होता है कि उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से हमें माउथ अल्सर्स मिलते हैं। एक ओल्ड वुमेन थी जिसको बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर फ्रैक्चर्स हुए हैं, ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा हुआ है, डायलिसिस पे थी तो उसको डेफिशिएंसी क्या होगी विटामिन D की। ठीक है, डायलिसिस पे पेशेंट है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो रहे हैं तो विटामिन D की डेफिशिएंसी की वजह से मल्टीपल फ्रैक्चर्स होंगे। अब एक पेशेंट है जिसको एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है और वो डायलिसिस पे है पिछले 6 महीनों से और उसको मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसकी हो चुकी है। हीमोग्लोबिन भी उसका 8 है, कम है, MCV भी 86 है, MCH भी लो है। कौन सा एनीमिया होगा इसको? नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा। नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है डायलिसिस वाले पेशेंट्स में या एंड स्टेज रीनल डिजीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ या फिर नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। ठीक है, MCV इसका ठीक है, हीमोग्लोबिन इसका कम हुआ है और MCH भी लो है। तो हीमोग्लोबिन कम है तो हाइपोक्रोमिक हो गया। सेल का साइज़ ठीक है क्योंकि वॉल्यूम सही है तो नॉर्मोसिटिक है। अब 60 ईयर ओल्ड एक मैन है, उसको फीवर हो रहा है, थार्जी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है एक्सर्शन के ऊपर, हीमोग्लोबिन उसका कम है, यूरिया बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन भी माइल्डली रेज्ड है तो उसके अंदर क्या होगी एरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी होगी। अब एक मिडिल एज नॉन केस आया एंड स्टेज रीनल डिजीज़ का, उस हीमोडायलिसिस की लिस्ट पे था, उसको नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है। मोस्ट अप्रोप्रिएट थेरेपी क्या होती है एंड स्टेज रीनल डिजीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर एनीमिया को ट्रीट करने के लिए? हम IV एरिथ्रोपोइटिन देते हैं। और पहला अगर आपसे पूछे ना इनिशियल फॉर्म ऑफ थेरेपी हम कौन सी देंगे एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, तो हम उसमें एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स देते हैं। एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट देंगे या फिर हम जो है वो IV एरिथ्रोपोइटिन देंगे। अब लिखा हुआ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर क्या होता है ब्लड के अंदर। ब्लड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर है वो बाइकार्बोनेट है। ठीक है, ब्लड का मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर जो है वो बाइकार्बोनेट है। अब हम पढ़ेंगे एक एक्स्ट्रा सेलुलर बफर्स होते हैं, एक इंट्रा सेलुलर बफर्स होते हैं। जो एक्स्ट्रा सेलुलर बफर्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर बफर्स के अंदर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है बाइकार्बोनेट है। ठीक है, मेजर बफर जो है आपका बाइकार्बोनेट है और माइनर बफर आपका फॉस्फेट है। जो फॉस्फेट होता है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरिनरी बफर है। फॉस्फेट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरिनरी बफर है और एक माइनर बफर है आपके एक्स्ट्रा सेलुलर बफर्स में से, और जो मेजर बफर है वो आपका बाइकार्बोनेट होता है। अब इंट्रा सेलुलर बफर्स में से जो मेजर इंट्रा सेलुलर बफर है ना वो आपकी प्रोटीन्स होती हैं जिसमें आपकी हीमोग्लोबिन आती है। हीमोग्लोबिन से आपकी डीऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, सबसे पहले अगर आपका दिया होगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंट्रा सेलुलर बफर होती है वो हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन में पहले आपकी डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बफर होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। और जो बाकी जो इंट्रासेलुलर बफर्स होते हैं उसमें आपका AMP आता है, ADP आता है और ATP आता है। ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपके इंटरसेलुलर ऑर्गेनिक जो फॉस्फेट्स होते हैं वो आपके इंटरसेलुलर, ये सिंपल फॉस्फेट एक्स्ट्रासेलुलर में और ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर बफर्स होते हैं। अब जो रीनल और प्लाज्मा बफर है ना वो आपका बाइकार्बोनेट है। ठीक है, रीनल ट्यूबुलर या यूरिन का जो बफर होता है वो फॉस्फेट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरिनरी बफर जो क्वालिटेटिवली होता है वो फॉस्फेट होता है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव बफर होता है यूरिन का वो अमोनिया होता है। अगर तो बफर का पूछा होगा ना रीनल बफर का तो आपने अमोनिया ही लगाना है। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव है वो अमोनिया है और जो क्वालिटेटिव है वो फॉस्फेट है। इंट्रा सेलुलर बफर्स में आपके
एक तो हीमोग्लोबिन आती है जिसमें से डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा होती है, और सेकंड होती है आपकी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और साथ आपके ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स होते हैं जिसमें एएमपी, एटीपी और एटीपी आता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर बफर्स में आपका बाइकार्बोनेट आता है जो कि मेजर बफर है, और माइनर बफर्स में आपका फॉस्फेट आता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड बफर होता है वो बाइकार्बोनेट होता है। और रीनल ट्यूबुलर जो बफर्स होते हैं उसके अंदर आपका फॉस्फेट आता है यूरिनरी बफर्स के अंदर, क्वालिटेटिव फॉस्फेट, क्वान्टिटेटिव अमोनिया। लेकिन अगर सिर्फ बफर का पूछा हुआ होगा ना, एक्सक्लूसिवली सिर्फ रीनल के लिए है, ठीक है, सिर्फ रीनल के लिए आपने अमोनिया लगाना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड बफर कौन सा है, बाइकार्बोनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड बफर आपका बाइकार्बोनेट होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरस्टिशियल बफर जो होता है वो आपका बाइकार्बोनेट है। इंटरस्टिशियल बफर, ब्लड बफर, आपके प्लाज्मा बफर, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर बफर आपका बाइकार्बोनेट है। एक्स्ट्रा सेलुलर बफर भी आपका बाइकार्बोनेट है। हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ कौन से बफर की होती है प्लाज्मा के अंदर, बाइकार्बोनेट सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट प्रोपोर्शन में होता है आपके प्लाज्मा में। बफर जो एक्सक्लूसिवली रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है वो आपका अमोनिया होता है। बफर जो रीनल सिस्टम का बफर है, पूरे रीनल सिस्टम का आपका फॉस्फेट है, लेकिन जो सिर्फ रीनल ट्यूब्यूल्स की अगर बात होगी तो फिर वो आपका अमोनिया होगा। अब अगले यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन सा बफर होता है जो कि DKA के अंदर एक्ट करता है। डायबिटिक कीटोसिडोसिस के अंदर बाइकार्बोनेट काम करता है। जो ICF बफर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स में आपकी हीमोग्लोबिन यहाँ पे दी हुई थी एग्जाम्पल। और हीमोग्लोबिन एक्ट करती है बफर के तौर पे क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करती है। ऑक्सीजन बफर फंक्शन नेगेटिव फीडबैक के थ्रू होता है। जो ऑक्सीजन का बफर फंक्शन होता है वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू होता है। ऑक्सीजन बफरिंग सिस्टम मैकेनिज्म कीमो रिसेप्टर्स में होता है। ऑक्सीजन सिस्टम बफरिंग मैकेनिज्म जो है वो आपका कीमो रिसेप्टर्स के अंदर होता है। ऑक्सीजन जो होती है वो नेगेटिव फीडबैक से आपके ऑक्सीजन बफर फंक्शन होता है। हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करती है और बफर के तौर पे काम करती है। और इंट्रासेलुलर बफर में आपकी प्रोटीन्स आती हैं। वो बफर जो किडनी में प्रेजेंट होता है लेकिन बॉडी फ्लूइड्स में नहीं होता है, इसे हम अमोनिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किडनी के अंदर बफर होता है लेकिन प्लाज्मा में नहीं होता है वो फॉस्फेट है। इंपॉर्टेंट फॉस्फेट है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो किडनी में है लेकिन बॉडी फ्लूइड्स में नहीं है तो वो अमोनिया है। अब एक 10 साल का बच्चा आया, उसकी डेथ हो गई है और ऑटोप्सी के ऊपर हमें नजर आया है कि अदरवाइज नॉर्मल फाइंडिंग्स है, लेकिन हमें बहुत सारी सिस्ट नजर आ रही हैं उसकी किडनी के अंदर भी, उसकी लिवर के अंदर भी। और जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ डिजीज क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, तो जो बच्चों के अंदर होती है ना वो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, और जो एडल्ट्स में होती है ना वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। अब यहाँ पे ये दी हुई भी है कि एक ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ भी था कि ऑटोसोमल रिसेसिव क्यों होंगी, क्योंकि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है ना ये आप इसमें रीनल पैरेन्काइमा जो है वो सिस्ट से रिप्लेस्ड हो जाती है। और ऑटोसोमल रिसेसिव में भी क्या होता है कि आपकी जो ये सिस्टिक डायलेशन हो जाती है आपके कलेक्टिंग डक्ट्स की। ठीक है, अब जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना, डोमिनेंट में आपकी जो पूरा रीनल पैरेन्काइमा है ना उसमें सारी की सारी सिस्ट आ जाएंगी। लेकिन जो ऑटोसोमल रिसेसिव है ना उसके अंदर आपकी सिर्फ कलेक्टिंग डक्ट्स इन्वॉल्व होती हैं, उसकी सिस्टिक डायलेशन हो जाती है। कलेक्टिंग डक्ट्स की सिस्टिक डायलेशन हो जाती है ऑटोसोमल रिसेसिव अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर। और ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर जो है ना वो आपके पूरे के पूरे रीनल पैरेन्काइमा की सिस्ट बन जाती हैं। अब जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है ना ये 15 से 30 साल की उम्र के अंदर प्रेजेंट करती है, और इसमें जेनेटिक डिफेक्ट जो होता है ना वो एट बर्थ ही प्रेजेंट होता है। जो ऑटोसोमल रिसेसिव है ना वो इन्फेंसी में ही बच्चे को प्रेजेंट कर जाती है। अब जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है ना वो और भी बहुत सारी सिस्ट के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपके लिवर सिस्ट के साथ 70% केसेस के अंदर। अच्छा, ये ना इसका आंसर जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं होगा, क्योंकि एक तो उसको लिवर सिस्ट भी है, किडनी सिस्ट भी है, फिर 10 साल का बच्चा है और उसको न्यूमरस सिस्ट है किडनी और लिवर दोनों के अंदर। तो 70% जो एसोसिएटेड होती है ना वो आपकी कौन सी होगी, ऑटोसोमल डोमिनेंट आपकी होती है। ठीक है, इसमें बैरी एन्यूरिज्म भी हमें मिलते हैं सर्कल ऑफ विलिस के 8% पेशेंट्स के अंदर, और ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में MPP और माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स के साथ और एओर्टिक डायलेशन या डायसेक्शन के साथ भी एसोसिएटेड होती है। और बैरी एन्यूरिज्म्स ऑफ सर्कल ऑफ विलिस भी होते हैं, और साथ आपको लिवर सिस्ट भी होती हैं। और जो ऑटोसोमल रिसेसिव है ना उसके अंदर आपको क्या होता है, कॉन्जेनिटल हेपेटिक फाइब्रोसिस होती है, आपके लिवर की फाइब्रोसिस जाती है, साथ आपको ओलिग्यूरिक रीनल फेलर होता है इन यूट्रो, जिसकी वजह से आपको पॉटर सीक्वेंस हो जाता है। ठीक है, अभी बर्थ से पहले ही उसको जो है ना वो ओलिग्यूरिक रीनल फेलर हो जाता है, पॉटर सीक्वेंस होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर ये इन्फेंसी के अंदर प्रेजेंट कर जाती है, साथ इसमें लिवर की भी फाइब्रोसिस हो जाती है। ऑटोसोमल रिसेसिव होती है और इसमें आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स की सिस्टिक डायलेशन हो जाती है। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है उसमें आपके लिवर सिस्ट मिलती है आपको 70% केसेस के अंदर, साथ आपको बैरी एन्यूरिज्म्स मिलते हैं 8% केसेस के अंदर, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डिजीज होती है जिसमें आपको माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, एओर्टिक डायलेशन और एओर्टिक की डायसेक्शन भी हो सकती है। जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस है ना अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। अगर एक 10 साल का बच्चा उसकी डेथ हो गई और ऑटोप्सी के ऊपर आपको फाइंडिंग्स मिली है सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको बहुत सारी सिस्ट मिल रही है लिवर और किडनी के अंदर, जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होगा वो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज आपकी सबटेक्नॉइड हेमरेज के साथ एसोसिएटेड होती है।
जो बैरी एन्यूरिज्म्स होते हैं ना वो भी आपको सबरेक्नॉइड हेमरेज कराते हैं, जब वो फट जाते हैं। तो जो अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है वो भी सबरेक्नॉइड हेमरेज के साथ एसोसिएटेड होती है। एक 30 साल का मेल बच्चा आया जिसकी डेथ हो गई और अचानक से उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ। ऑटोप्सी के ऊपर हमें रप्चर्ड वेसल्स नजर आ रही हैं और वेसल्स जो है कम्प्लीटली लैक करी हैं ट्यूनिका मीडिया की एट द पॉइंट ऑफ एन एन्यूरिज्म के। तो कौन सा एन्यूरिज्म होगा? बैरी एन्यूरिज्म होगा। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर, एक बच्चा है जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के बाद एक तो उसकी डेथ हो गई और उसको ऐसे रप्चर्ड वेसल नजर आई है जिसकी ट्यूनिका मीडिया है ही नहीं। तो ट्यूनिका मीडिया नहीं है तो वो एन्यूरिज्म्स के अंदर नहीं होती और उनको एन्यूरिज्म्स होंगे, वो बैरी एन्यूरिज्म्स होंगे। अब यहाँ पे एक पेशेंट है जिसका कार्बन डाइऑक्साइड 44 है, पीएच उसकी 7.33 है, बाइकार्बोनेट 19 है। कौन सी एसिड बेस मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटी होगी? तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। अब हम ये एसिडोसिस और बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है कि जो समटाइम्स जो होता है ना वो कंपनसेशन रूल भी पूछा हुआ होता है, तो आपने पहले नॉर्मल वैल्यूज़ याद करनी है। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि आपकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती है ना पीएच की नॉर्मल वैल्यूज होती है 7.35 से 7.45 होती है। जो 7.35 से अगर कम होगी तो वो एसिडिक होती है और अगर 7.45 से ज़्यादा होगी तो वो बेसिक पीएच होती है या अल्कोलोसिस उसको हम कह देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वो 35 से 45 के दरमियान में होती हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड 35 से कम है तो अल्कोलोसिस होगी और अगर कार्बन डाइऑक्साइड 45 से ज़्यादा है तो एसिडोसिस होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो उल्टा होता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ज़्यादा होती है तो एसिडोसिस होती है और जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है तो अल्कोलोसिस होती है। पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में उल्टे हैं, ठीक है। और जो बाइकार्बोनेट है वो वैसे ही है जैसे कि आपकी पीएच होती है कि जब बाइकार्बोनेट के लेवल कम होते हैं तो आपको एसिडोसिस होती है, जब बाइकार्बोनेट के लेवल ज़्यादा होते हैं तो आपकी अल्कलोसिस होती है। अब बाइकार्बोनेट की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 22 से 26 है और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसकी नॉर्मल वैल्यू 35 से 45 है। जो पीएच होती है वो 7.35 से 7.45 तक होती है। पीएच कम होगी एसिडोसिस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी 45 से तो एसिडोसिस होगी, बाइकार्बोनेट 22 से कम होगा तो एसिडोसिस होगी। इसी तरह से जब पीएच ज़्यादा होती है तो अल्कलोसिस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है तो 35 से तो अल्कलोसिस होती है और बाइकार्बोनेट भी ज़्यादा होता है तो अल्कलोसिस होती है। अब सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एक पेशेंट है जिसकी पीएच कम है, ठीक है, पीएच कम है और बाइकार्बोनेट भी कम है। अब हमने पढ़ा था पीएच कम है तो हमें पता है कि उसको एसिडोसिस है, बाइकार्बोनेट भी कम है तो इसका मतलब है कि एसिडोसिस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड कम किसको शो करती है? मेन इफेक्ट क्या था। अब आपने प्राइमरी डिफेक्ट को और पीएच को देखना है। कंपनसेटरी रिस्पॉन्स ना उसका ऑपोजिट होता है। अब सबसे पहले क्या है कि एक पेशेंट है जिसका पीएच भी कम है और बाइकार्बोनेट भी कम है तो इसको एसिडोसिस हुई भी है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि अब उसका कंपनसेटरी रिस्पॉन्स क्या हुआ कि उसका कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो गया, सही है। नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होना चाहिए था एसिडोसिस में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो रहा है। अब यहाँ पे बात लिखी हुई है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जब कम होता है बाय 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी फॉर एवरी 1 मिलीमोल पर लीटर फॉर डिक्रीज इन कार्बन बाइकार्बोनेट आयन। जब आपका 1 मिलीमोल बाइकार्बोनेट कम होता है तो आपका 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो जाता है, ठीक हो गया। पार्शियल प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो भी 1 मिलीमीटर की कम हो जाता है जब आपका 1 मिलीमोल बाइकार्बोनेट कम होता है। तो ये क्या होगी? ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। अब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में क्या होगा कि आपकी पीएच भी ज़्यादा होगी, आपका बाइकार्बोनेट भी ज़्यादा होगा। अब आपने प्राइमरी डिफेक्ट से देखना है, अगर तो प्राइमरी डिफेक्ट आपका बाइकार्बोनेट में है, ठीक है, तो आपको मेटाबॉलिक डिजीज़ होगी। अगर आपका प्राइमरी डिफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का है ना तो आपको रिस्पायरेटरी डिजीज़ होगी, ठीक है। अब आपका प्राइमरी डिफेक्ट था बाइकार्बोनेट का, पहले भी बाइकार्बोनेट कम हुआ था तो वो एसिडोसिस वाली पिक्चर थी। अब पीएच भी ज़्यादा है, बाइकार्बोनेट भी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि अब क्या है? अल्कलोसिस वाली पिक्चर है और कंपनसेटरी कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो ये होगी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक क्यों? क्योंकि मेन डिफेक्ट जो है वो बाइकार्बोनेट का है। अब इसी तरह से रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। अब रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में एसिडोसिस है ना तो आपकी पीएच कम होगी, ठीक है, और आपके कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे एक्यूट रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में, और बाइकार्बोनेट कंपनसेटरी ज़्यादा हो जाता है। हमने पहले भी पढ़ा कि जो बाइकार्बोनेट होता है ना वो 1 मिलीमोल ज़्यादा हो जाता है जब आपको फॉर एवरी 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी राइज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अबव 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। जब आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा होता है तो आपका से अगर 10 मिलीमीटर मर्करी ज़्यादा हो, 40 से अगर 10 ज़्यादा होगा तो आपका बाइकार्बोनेट भी 1 मिलीमोल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब लिखा हुआ जो क्रॉनिक रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होती है ना उसमें पीएच तो कम ही रहेगी, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा और आपका बाइकार्बोनेट भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो क्रॉनिक रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होती है उसमें आपका 4 मिलीमोल बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो जाता है जब आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 मिलीमीटर मर्करी से 10 मिलीमीटर मर्करी ज़्यादा होगा,
अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर आपकी नॉर्मल जो पीएच होती है 7.35 से 7.45 होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 35 से 45 होती है, और जो बाइकार्बोनेट है वो आपकी 22 से 26 तक होती है। जब आपका बाइकार्बोनेट ज़्यादा होता है तो आपको अल्कलोसिस होती है, और जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो आपको एसिडोसिस होती है। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़े थे लास्ट वाला, दैट इज रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के अंदर रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। अब जो रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस है, अल्कलोसिस का हमें पहले पता है कि इसमें पीएच ज़्यादा होगी, पीएच ज़्यादा होगी, और इसका जो मेन इफेक्ट होता है वो ये होता है कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कम होती है। ठीक है, अब आपका मेन इफेक्ट में क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है या पीएच ज़्यादा होती है तो फिर आपको अल्कलोसिस होती है, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होगी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम होगी तो रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होगी, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो फिर आपको रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगी, और साथ पीएच का भी कम होना ज़रूरी है। क्योंकि जब पीएच कम होती है तो एसिडोसिस होती है, पीएच ज़्यादा होती है तो अल्कलोसिस होती है। अब रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस के अंदर आपकी पीएच ज़्यादा हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कम हो रही है, और कंपनसेटरी ही साथ आपका बाइकार्बोनेट भी कम हो रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब बाइकार्बोनेट आपका 2 मिलीमोल पर लीटर कम होता है, 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बिलो 40 मिलीमीटर मर्करी। अगर आपका 40 से कम होगा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, तो 40 मिलीमीटर मर्करी से कम होगा, और जब आपके 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से अगर 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम होगा तो आपका जो बाइकार्बोनेट है वो 2 मिलीमोल पर लीटर कम हो जाता है। अब जो क्रॉनिक जब आपको रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस होती है तो इसमें आपकी पीएच तो ज़्यादा होगी, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम ही होता है, और बाइकार्बोनेट के लेवल भी कम भी होते हैं, जो कंपनसेटरी डिक्रीज करता है। लेकिन क्रॉनिक में जो होता है वो आपका बाइकार्बोनेट 5 मिलीमोल पर लीटर कम हो जाता है जब आपका 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। ये कंपनसेशन होती है। ठीक है, अब हम एमसीक्यूज पढ़ते हैं। अब एमसीक्यू में सबसे पहली चीज़ दी हुई है कि एक ऐसी स्टेट है जिसमें एक पेशेंट है, उसका जो प्लाज्मा की पीएच है वो कम हो गई है, और बाइकार्बोनेट के लेवल ज़्यादा हो गए हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है। अब पीएच कम हुई है तो इसका मतलब है कि उसको एसिडोसिस हुई है। ठीक है, बाइकार्बोनेट का लेवल ज़्यादा होता है अल्कलोसिस में, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है तो एसिडोसिस में। तो हमें मेन मैकेनिज्म पता चल गया कि इसमें जो इसको रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है तो उसकी कंपनसेटरी आपका बाइकार्बोनेट भी ज़्यादा हो रहा है। अब क्या होगा, पार्शली कंपनसेशन हो रही है आपके रिस्पायरेटरी एसिडोसिस की। यस, पार्शली कंपनसेशन इसलिए हो रही है क्योंकि आपका बाइकार्बोनेट भी ज़्यादा हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब फॉर दिस यहाँ पे बताया हुआ है कि जब आपकी पीएच कम होती है तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो आपको रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगी, और कंपनसेशन होती है आपकी किडनी से बाय रीनल बाइकार्बोनेट। ठीक है, रीनल जो है ना वो बाइकार्बोनेट को ज़्यादा करके आपकी किडनी कंपनसेट करती है, लेकिन जब आपकी लेकिन वो आपकी पीएच को कम नहीं कर पाती है। ठीक है, पीएच को ज़्यादा नहीं कर पाती है, लेकिन वैसे आपके एसिडोसिस को कंपनसेट करने के लिए आपके बाइकार्बोनेट को ज़्यादा कर देती है, और बट इट फेल्स टू ब्रिंग पीएच टुवर्ड्स नॉर्मल, सो पार्शली कंपनसेटेड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। क्योंकि उसने पीएच को ठीक नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बाइकार्बोनेट की ज़्यादा सिक्रीशन कर दी है, तो इसलिए पार्शली इसने कंपनसेट किया आपके रिस्पायरेटरी एसिडोसिस को। अब एक पेशेंट है, उसकी जो पीएच है 7.32 है, मतलब एसिडोसिस है 7.35 से कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल उसका 50 हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई भी है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि नॉर्मल लेवल इसके 35 से 45 होते हैं, और 22 से 26 आपका बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट आपका कम हुआ है, इनायनिन गैप आपका ज़्यादा हुआ है, तो डायग्नोसिस क्या होगी, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस इसलिए होगी क्योंकि पीएच कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगी। एक पेशेंट आया है बहुत इल कंडीशन के अंदर, उसके जो एबीजीज हैं उसके ऊपर जो आपका जो पीएच है वो 7.3 है, मतलब पीएच कम है, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के ज़्यादा है क्योंकि 60 है, बाइकार्बोनेट उसका कम हुआ है, नॉर्मल एनायनिक गैप है। इसे हम कह देंगे कि अनकम्पनसेटेड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है, कि कंपनसेशन उसकी नहीं हुई भी। ठीक है, जिसमें आपका बाइकार्बोनेट ना कम ही है, हालांकि कंपनसेशन में बाइकार्बोनेट को ज़्यादा होना चाहिए था जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो ये आपकी अनकम्पनसेटेड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है। अब एक एजमा वाला पेशेंट है जिसकी पीएच 7.31 है, जो कि पीएच कम है, बाइकार्बोनेट उसके 22 से 26 होते हैं, तो बाइकार्बोनेट उसका नॉर्मल है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसकी स्लाइटली ज़्यादा हुई हुई है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, पीएच कम हो, तो आपकी रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होती है, क्योंकि बाइकार्बोनेट ज़्यादा नहीं हुआ, वो अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर है या नॉर्मल रेंज से कम है, तो उसमें हो जाएगा कि आपको जो है वो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस आपकी अनकम्पनसेटेड है। अब इसमें लिखा हुआ है कि विच मीन्स कि नॉर्मल है, विच रिमेन्स नॉर्मल, कौन सी चीज़ नॉर्मल रहती है क्रॉनिक रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के अंदर। तो जो हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन होती है वो नॉर्मल रहती है क्रॉनिक रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के अंदर। क्रॉनिक रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन नॉर्मल रहती है। एक पेशेंट आया है जिसको क्रॉनिक रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है, बहुत अरसे से एसिडोसिस हुई भी है, हर 10 राइज कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। क्रॉनिक रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के अंदर जब आपका 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो बाइकार्बोनेट आपका
कंपनसेटिव में 4 मिलीमोल पर लीटर ज़्यादा हो जाता है। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, क्रॉनिक रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के अंदर आपका 10 जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो आपका 4 बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो जाता है। अब एक सिनेरियो दिया हुआ था बहुत लंबा सा, जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल था वो डिक्रीज़ हो गया था टू कंपनसेट फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है ताकि वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंपनसेट कर सके, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो वो अल्कलोसिस के अंदर कम होती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही होगी तो वो आपकी ऑपोजिट वाली मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंपनसेट कर रही होगी, क्योंकि जब रीनल मतलब आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपकी रिस्पायरेटरी एसिडोसिस या रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होती है। इसी तरह से जब आपको रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कंपनसेट करने के लिए बाइकार्बोनेट कम ज़्यादा होगा, और बाइकार्बोनेट को कंपनसेट करने के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे अगली बात बताई हुई है कि जो आपका बाइकार्बोनेट है वो डिक्रीज़ कर गया है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर आपके बाइकार्बोनेट के लेवल कम हो जाते हैं और साथ आपकी पीएच भी कम हो जाती है। ब्लड गैस एनालिसिस आपने कराई है पेशेंट की, उसकी पीएच 7.5 थी, मतलब पीएच बढ़ी हुई थी, बाइकार्बोनेट के लेवल भी बढ़े हुए हैं। ठीक है, पीएच भी ज़्यादा, बाइकार्बोनेट भी ज़्यादा, तो ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल जो है ना वो 35 से 45 होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ज़्यादा हुई तो कंडीशन क्या होगी, अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। एक पेशेंट है, उसका कार का एक्सीडेंट हुआ लेकिन उसको कोई एक्सटर्नल इंजरीज नहीं हुई, उसकी पीएच जो है वो बढ़ी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड उसकी 20 है, कार्बन डाइऑक्साइड उसकी कम है। ठीक है, लेकिन बाइकार्बोनेट भी उसका 20 मिलीलीटर मर्क्यूरी है। ठीक है, पीएच उसकी बढ़ी हुई है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। जब पीएच बढ़ी हुई हो और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो तो आपको रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होती है। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट के लेवल उसके तो 20 मिलीलीटर मर्क्यूरी वो कम ही है। ठीक है, क्योंकि जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा और साथ पीएच बढ़ी हुई होगी तो आपको रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होती है। अब एक पेशेंट है जिसके आपने आर्टीरियल ब्लड गैसेस कराई पेशेंट की, उसकी पीएच 6.73 थी, बाइकार्बोनेट उसका 10 था और कार्बन डाइऑक्साइड उसकी 66 थी। ठीक है, पीएच 6.73 का मतलब है कि पीएच उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई कम हुई है। ठीक है, कम पीएच कम है तो इसका मतलब है एसिडोसिस है। बाइकार्बोनेट के लेवल कम है तो इसका मतलब है कि उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल उसको बढ़े हुए हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल जब बढ़ जाता है तो क्या होता है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बढ़ जाता है रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के अंदर। अब डायग्नोसिस में क्या होगा, मिक्स एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एंड रिस्पायरेटरी, क्योंकि उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है क्योंकि बाइकार्बोनेट कम है, और रिस्पायरेटरी एसिडोसिस भी है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल ज़्यादा है, तो इसकी मिक्स्ड एसिडोसिस होगी। एक पेशेंट आया जिसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है एक दिन से, उसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, रिस्पायरेटरी रेट भी 22 है, ब्लड प्रेशर उसका लो हुआ हुआ है, लैब्स के ऊपर हमें कोलेस्ट्रॉल के लेवल कम, क्लोराइड के लेवल कम मिल रहे हैं, सोडियम भी कम हुआ हुआ है, पोटाशियम भी कम हुआ हुआ है। डायग्नोसिस क्या होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाले पेशेंट्स के अंदर अक्सर क्या होता है कि सीवियर वॉमिटिंग या डायरिया होता है, उनका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया ना, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, रिस्पायरेटरी रेट उसका 22 हुआ हुआ है। ठीक है, उसको टेकिपनिया भी है और उसको टेकिपनिया हुआ हुआ है, तेज़ी से रिस्पायरेशन हो रही है, ब्लड प्रेशर लो हुआ हुआ है, क्लोराइड भी लो है, सोडियम भी लो है, पोटाशियम भी लो है, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स लो हुए हैं, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। अच्छा, अब क्योंकि जब आपको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है ना तो इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है, तो उसके अंदर आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। एक रेजिडेंट है जो कि 12,000 फीट हाइट के ऊपर रहता है, उसको इलनेस की कंप्लेंट कर, डायग्नोसिस क्या होगी, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। जब आप बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हो तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, आपको एसिडोसिस डेवलप हो सकती है। तो अगर कोई 12,000 फीट पे रहता है तो उसका रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होगी, हाइट पे रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होगी। अब कट ऑफ वैल्यू क्या होती है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस बाइकार्बोनेट की, मोर देन 26। अगर 26 से ज़्यादा होगा तो उसकी कट ऑफ वैल्यू है। एक पेशेंट है जो कि सांस ले रहा था एक पेपर बैग के अंदर, और उसको हाइपर वेंटिलेशन कैसे होगी, जब आपका आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है तो आपको हाइपर वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे तो आपकी बॉडी बार बार इंस्पायर करती है, वेंटिलेशन ज़्यादा करती है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से जल्दी से निकाल सके। अगर आप पेपर बैग में ही ब्रीथ करोगे तो आपकी हाइपर वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप जो है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो लेकिन कोई ऑक्सीजन तो नहीं आ रही, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे। जो ब्लड होता है आर्टीरियल पीएच के लिए, उसको हम कहाँ से लेते हैं, आर्टीरियल ब्लड हम लेते हैं हेपेनाइज ट्यूब के अंदर। ठीक है, जो हम एवीरीज के लिए ब्लड लेते हैं वो हेपेनाइज ट्यूब के अंदर लेते हैं। कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है एसिडोसिस का बॉडी के ऊपर, बॉडी जो काउंटर रिएक्ट करती है टू इट बाय हाइपर वेंटिलेशन। जब आपकी एसिडोसिस होती है तो आपकी बॉडी हाइपर वेंटिलेट करती है, बार बार तेज़ी से सांस लेती है, हाइपर वेंटिलेट करती है। एसिडोसिस के इफेक्ट में बॉडी, एक पेशेंट आया है जिसको बहुत अरसे से क्रॉनिक रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है,
जब 10 अगर आपका मिलीमीटर मर्क्यूरी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो कंपनसेटिंग बाइकार्बोनेट के लेवल जो है वो 4 ज़्यादा होते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में रेगुलेशन होती है किडनी की बाय हाइड्रोजन आयन के लॉस, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर किडनी क्या करती है, आपकी हाइड्रोजन आयन को लॉस करा के आपकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस को रेगुलेट करती है ताकि हाइड्रोजन आयन निकले और आपकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस ठीक हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन नॉर्मल इन क्रॉनिक रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, तो आपको जो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन होती है वो आपकी क्रॉनिक रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के अंदर नॉर्मल रहती है, लेकिन मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर किडनी हाइड्रोजन आयन का लॉस करा के मेटाबॉलिक एसिड्स को रेगुलेट करती है। लेकिन क्रॉनिक रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन सेम रहती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर रीनल कंपनसेशन में आपकी ग्लूटामीन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है तो किडनी से ग्लूटामीन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। बॉडी का रिस्पांस क्या होता है एसिडोसिस के लिए कि रिस्पायरेशन आपकी ज़्यादा हो जाएगी, आपकी वेंटिलेशन ज़्यादा हो जाती है। रीनल कनेक्शन आप कैसे करते हो, एक्यूट हाइपरकैलेमिया की, जिसकी वजह से एसिडोसिस डेवलप हो जाती है। जब हम रीनल कनेक्शन करते हैं ना एक्यूट हाइपरकैलेमिया के, जब आपके बॉडी के अंदर आपके ब्लड के अंदर जब पोटाशियम के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए कि जब किडनी उसको करेक्ट करती है तो एसिडोसिस डेवलप हो जाती है। हाइपरकैलेमिया जो होता है ना वो तब प्रोड्यूस होता है जब आपकी एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है वह एड्रीनल कॉर्टेक्स से। एड्रीनल कॉर्टेक्स से जब एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो आपको हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन आपके डिस्टल ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट करता है और सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराता है और पोटाशियम की एक्सक्रीशन कराता है। When potassium excretion in the distal tubule is enhanced, ठीक है, जब आपकी पोटाशियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा होती है तो साथ हाइड्रोजन आयन की भी सिक्रीशन होती है जिसके एक्सचेंज में सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन डिमिनिश हो जाती है, ठीक है। विच ऑल्सो अकर्स इन एक्सचेंज फॉर सोडियम रिअब्जॉर्प्शन इज डिमिनिश्ड। जब आपका हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन कम होती है तो हाइड्रोजन आयन जो है वो बॉडी के अंदर रह जाते हैं और एसिडोसिस हो जाती है, ठीक है। एक्यूट हाइपरकैलेमिया के अंदर जो है ना इसको ट्रीट करने के लिए जब आपका पोटाशियम के लेवल ज़्यादा होता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि एल्डोस्टेरोन का जो मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेंस होता है वो हाइपरकैलेमिया होता है, ठीक है। जब एल्डोस्टेरोन जब आपका ब्लड के अंदर आपके पोटाशियम के लेवल ज़्यादा होंगे तो एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होगा। एल्डोस्टेरोन ने सोडियम को एब्जॉर्ब कराना होता है और सोडियम की एब्जॉर्प्शन जो होती है ना वो आपकी हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन के साथ होती है, ठीक है। जब हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन होती है ना तो आपकी सोडियम की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। पोटाशियम जब एक्सक्रीट होता है ना तो साथ हाइड्रोजन आयन भी सिक्रीट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब पोटाशियम आयन की एक्सक्रीशन होती है डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर इनहैंस हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन, ठीक है। पोटाशियम के निकलने की वजह से हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन होती है आपके ब्लड के अंदर और इस वजह से सोडियम का जो एक्सचेंज होता है ना सोडियम एब्जॉर्प्शन विच इज अकर इन एक्सचेंज ऑफ सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। इस डिमिनिश हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन जब कम होती है तो हाइड्रोजन आयन आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं और आपको एसिडोसिस करा देता है। जब हाइपरकैलेमिया को हम ट्रीट कर रहे होते हैं एल्डोस्टेरोन जो होता है ना वो रिलीज होता है और उसकी वजह से आपको एसिडोसिस डेवलप हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट ऑफ एसिडोसिस ऑन द बॉडी, इंक्रीज रिस्पायरेशन। इस एसिडोसिस की वजह से आपको रिस्पायरेशन आपकी ज़्यादा हो जाती है। जो वोलेटाइल एसिड कंपनसेशन होती है बाइकार्बोनेट सिस्टम ऑफ द किडनी होता है। वोलेटाइल एसिड कंपनसेशन कौन करता है, बाइकार्बोनेट सिस्टम ऑफ द किडनी।